In 1848, Frederick Soriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. Visualize. Visualize का मतलब कल्पना करना। (1848) में फ्रेडरिक सोरियो, ए फ्रेंच आर्टिस्ट थे, वो प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। उन्होंने एक सीरीज बनाई जिसमें 4 प्रिंट्स थे। विजुअलाइजिंग, ये कल्पना करते हुए, क्या कल्पना? उनके अपने ड्रीम की, एक ऐसे वर्ल्ड की जो मेड अप था, मेड ऑफ यानी बना हुआ, अप रह गया, मेड अप ऑफ यानी बना हुआ, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक प्रजा तांत्रिक, सोशल सामाजिक, रिपब्लिक गणतंत्र। तो उनके ड्रीम में यानी वो जो विजुअलाइज करते थे एक ऐसी दुनिया का जिसमें प्रजातांत्रिक गणतंत्र हो और सामाजिक गणतंत्र हो। द फर्स्ट प्रिंट of the series shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. पहले प्रिंट में अगर हम बात करें तो हम किसको देख सकते हैं? shows the people, यानी पहला प्रिंट हमें क्या करता है? शो का मतलब सबको पता है, दिखाना, यानी पहला प्रिंट हमें दिखाता है। वो क्या दिखाता है? पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाता है। मैन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस, आदमी और औरत सारी उम्रों के, एंड सोशल क्लासेस सभी वर्गों के, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, लंबी कतार में जाते हुए। पहले पिक्चर में हमें पता चलता है कि यूरोप और अमेरिका के लोग लंबी कतारों में कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। होमेज, होमेज का मतलब श्रद्धांजलि या वंदना कह सकते हैं, पूजा, है ना। ऑफर का मतलब सबको पता है, अर्पित करना। यहां पे तो यही है, यानी वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एक तरीके से पूजा करते हुए, झुकते हुए उसकी तरफ चल रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। देखो, पर्सोनिफाई एक वर्ड होता है, पर्सोनिफाई। पर्सोनिफाई का मतलब है अगर किसी निर्जीव वस्तु को हम सजीव के तरीके से पेश करें, यानी मानवीकरण करना, मानवीकरण करना, किसी चीज को मानव का एक तरीके से रूप देकर उसके बारे में व्याख्या करना कुछ भी। जैसे हम भारत माता को बोलते ही हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप समझ रहे हो। तो उसको हमने एक सजीव वस्तु के तरीके से ले लिया। एज यू वुड रिकॉल, रिकॉल का मतलब याद होना, मतलब रिकॉल का मतलब याददाश्त होती है। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करें, वहां पर जो आर्टिस्ट होते थे तब के टाइम में, पर्सोनिफाइड लिबर्टी ऑफ एज अ फीमेल फिगर। लिबर्टी, आज़ादी, उन्होंने आज़ादी को ना, जो आज़ादी है उसको पर्सोनिफाइड किया था, किसके रूप में? एक फीमेल फिगर के रूप में, यानी फीमेल फिगर बनाई थी, और वो किसका प्रतीक थी?
स्वतंत्रता की, आज़ादी की। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो स्टैचू है वो, अगर मैं इसको स्टैचू मान के चलूँ, 2 हाथ होंगे इसके, तो एक में तो मशाल है, एनलाइटमेंट, टॉर्च। टॉर्च का मतलब सबको पता है क्या होता है, एनलाइटमेंट होता है प्रकाश। दूसरे हाथ में चार्टर है, चार्टर का मतलब है एक बुक टाइप यानी संविधान, और वो संविधान है किसका, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन यानी लोगों का अधिकार, आम इंसान का अधिकार। दूसरे में, पहले में है मशाल प्रकाश के, यानी अंधेरे में अगर कहीं पे भी आप प्रकाश करते हो तो आपको पता है कि किस वजह से होता है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions on the earth। अगर हम धरती की बात करें, यहाँ पे ये पूरी स्टेज है एक तरीके से, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, और यहाँ पे अगर उसके आगे की बात करें, फोरग्राउंड यूज हुआ है, एक वर्ड यूज हुआ है फोरग्राउंड, यानी इस मंच से आगे आप देख सकते हैं इमेज लाई, लाई का मतलब लेटना, पड़े रहना, लाई का मतलब लेटना या पड़े रहना। द शैटर्ड रिमेन्स, शैटर्ड का मतलब तितर बितर, इधर उधर फेंके हुए, रिमेन्स खंडर, शव जो खराब चीज है, मतलब अवशेष। रिमेन्स का मतलब क्या है, अवशेष। नीचे क्या पड़े हुए हैं, अवशेष पड़े हुए हैं, लेकिन अवशेष वो किसके हैं, ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं तानाशाह, जो जिसकी पावर होती है निरंकुश। निरंकुश शासक। इंस्टीट्यूशन का मतलब आपको पता ही होगा, संस्थाएं होती हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाएं, अलग अलग शासकों की संस्थाएं सारे के सारे खंडर के रूप में या मृत शरीर वहां पर पड़े हुए हैं। देखो ये चीज ना, इसको उसने दिखाया। इन सोरियूज यूटोपियन विजन, यूटोपियन के बारे में बात करेंगे। यूटोपियन विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। हम एक चीज़ की कल्पना करते हैं, जैसे मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, आप भी सोचते होंगे, कोई ऐसा, हम ऐसा संसार में जिए जहाँ पर अपराध नाम का कोई शब्द ही ना हो, है ना। एक ऐसा संसार जिसमें हम हेल्पिंग नेचर के हों, एक ऐसा संसार जिसमें बीमारी ना हो। तो एक इस यूटोपियन का मतलब यहाँ से यह आया कि ऐसा वर्ल्ड है एक जो इतना ज़्यादा आइडियल है, इतना ज़्यादा आदर्श है कि उसको एक्चुअली एग्जिस्ट होना ही मतलब असंभव है, जिसमें कोई कमी ही ना हो, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कुछ कमी ना हो। तो ये क्या कहता है, इन सोरियूज यूटोपियन विजन, इसकी यूटोपियन विजन में यानी कल्पना में, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। पहले क्या होता था, पहले साम्राज्य होता था, लोग क्या करते थे, जो भी तानाशाह होता है, जो मोर पावरफुल होता था, वो दूसरे में जाके आक्रमण कर देता था, उसकी सारी संपत्ति को कब्जा लेता था, जमीन को कब्जा लेता था। तो उनके अपने विजन में द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। उनके अपने विजुअलाइजेशन में वो संसार के लोगों को देखते हैं कि उनके अलग अलग देश बने हुए हैं, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, जिनको उनके झंडों के द्वारा पहचाना जाता है, यानी उनके फ्लैग्स उनके रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, और उनका अपना एक राष्ट्रीय पहनावा, यानी राष्ट्रीय पहनावा, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में वे अलग अलग नेशंस के रूप में अपना काम करते हैं। लीडिंग द प्रोसेशन, देखो प्रोसेशन एक वर्ड है बहुत अच्छा। प्रोसेशन का मतलब होता है क्या, जुलूस। जुलूस, लीडिंग द प्रोसेशन। अगर हम प्रोसेशन को लीड करने वाली बात करें, वॉज पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। वे पास का मतलब बहुत दूर। अगर ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और इसको कोई लीड कर रहा है तो वो पास्ट करेगा, पास्ट का मतलब इसको क्रॉस करेगा एंड वो आगे चला जाएगा। वे पास्ट का मतलब बहुत दूर, तो सबसे आगे आए हैं। वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स, जिन्होंने इसे पहले ही पार कर लिया। मार्च में है ना वो, कहाँ पे वो लंबी लाइन है, कतार। तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स।
जो कि उस समय तक, जबकि ये बात कर रहे हैं, नेशन स्टेट्स बन गए थे, मतलब अपने आप में ये स्वतंत्र राज्य बन गए थे, स्वतंत्र राज्य बन गए थे, इसमें किसी का कोई शेयर था नहीं। फ्रांस, फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर। अगर हम फ्रांस की बात करें, उसका ट्राई कलर था फ्रांस, जिसको पहचाना जा सकता है। आइडेंटिफिएबल का मतलब पहचानने योग्य है। बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, ट्राई कलर तिरंगा। हैज जस्ट रीच द स्टैचू, अभी अभी स्टैचू की तरफ पहुंचा, अगर हम पिक्चर में देखें उसमें। शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, और उसके पीछे कौन है? जर्मनी के लोग। बियरिंग द ब्लैक, देखो बियर का मतलब होता है सहन करना होता है वैसे, लेकिन धारण करना भी होता है, रखना, पकड़ना। बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, उनके हाथ में क्या है? 3 रंग का ही झंडा है, रंग आए हैं आपके सामने। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोर्यू क्रिएटेड दिस इमेज, और इंटरेस्टिंग रूप में अगर हम देखें, एट द टाइम व्हेन सोर्यू क्रिएटेड दिस इमेज, जब जिस समय सोर्यू ने ये पिक्चर बनाई थी ना, द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। आप समझ रहे हो? जो जर्मन पीपल थे वो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं था वो जर्मनी के जो लोग थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई। यही तो कहा था मैंने, ये नहीं करना, सोना तो है ही नहीं, सोना तो है ही नहीं। अब पढ़ो, अब ऐसे ही पढ़ाऊंगा, अभी तो और भी ज़्यादा उससे पढ़ाऊंगा। अभी तो यहाँ पे लिखूंगा सारा, अगर कल भी किताब ना आई तब पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल टारगेट बना के, चाहे वो पीरियड ख़त्म हो जाए, छुट्टी के टाइम को एक्सटेंशन देंगे, ठीक है? सोना तो है ही नहीं, पूछूंगा भी, फिर पूछना भी है। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, जो तिरंगा यानी जो झंडा उन्होंने कैरी किया हुआ है, वो इज द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब समझते हो? हाव भाव। एक्सप्रेशन मतलब हाव भाव, अभिव्यक्ति, जिसे बोलते हैं ना, एक हमारा अधिकार होता है, वो होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्या होता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी हमें अपने एक्सप्रेशन को दिखाने का अधिकार है। हमारे एक्सप्रेशन के कारण हमें किसी भी तरीके से हमारा शोषण किया जा नहीं सकता। तो ये जो फ्लैग है वो एक क्या है? सिंबल है, किसका? लिबरल होप्स। लिबरल लोग वो होते हैं जो स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, जो प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। तो ये जो द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। यानी इस फ्लैग का क्या मतलब था? फ्लैग का मतलब था कि ये लिबरल होप्स इसमें थी। लिबरल होप्स मतलब एक ऐसी सरकार की होप जो प्रजातांत्रिक सरकार हो, जिसमें यूनिफाई किया जा सके। यूनिफाई मतलब एकत्रित, यूनिफाई एकत्रित किया जा सके न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज साम्राज्य। यूनिफाई एक बनाना, जिसमें अलग अलग बिखरी हुई प्रिंसिपैलिटीज को क्या बनाया जा सके? एक बनाया जा सके। वो प्रिंसिपैलिटीज जो जर्मन स्पीकिंग थे, अंडर इनटू अ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट यानी अलग राज्य, नेशन स्टेट बनाया जा सके। एंड किसमें? अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। किसके तहत? जिसमें अपना एक प्रजातांत्रिक संविधान है। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। अगर जर्मन पीपल के जो पीपल थे उनके पीछे अगर बात करें तो वो लोग कौन थे? ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। फ्रॉम द हेवंस, ये इंपॉर्टेंट लाइन आई है, फ्रॉम द हेवंस अबव। अगर आसमान की बात करें हम, ऊपर आसमान में
क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, यहाँ पे भगवान के उन्होंने जगह दी है। ये पूरा का पूरा सीन है हमारा, और इधर उन्होंने क्या खड़े कर दिए, भगवान खड़े कर दिए उनके। वो सिर्फ देखो, कोई भी अगर मैं भी अपने परिवार का सदस्य हूँ, मतलब सदस्य नहीं मुखिया हूँ, तो मैं भी ऊपर से एक नज़र रखता हूँ अपने पूरे परिवार पे, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर सारे ही देशों के लगभग जो बड़े बड़े देश थे उनके लोग आए हैं, लेकिन ऊपर किसी को खड़ा किया, भगवान को खड़ा किया, सिर्फ देखभाल करने के लिए कि सारे ही लोग कौन है, सारे ही लोग एक हैं, सारे लोग एक ही हैं। एंजल्स गेज अपॉन द सीन, गेज अपॉन का, गेज का मतलब सबको पता है, देखना। वैसे तो गेज का मतलब घूरना होता है, लेकिन यहाँ पे वो देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और वे इस आर्टिस्ट के द्वारा जो यहाँ पर रखे गए हैं उसका सिंबलाइजेशन किया है। उनका इशारा इस तरीके से है कि वो एक फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। वैसे इसे हम ना अगर थोड़ा सा और थोड़ा सा फेमिलियर से शब्द में, बिरादरी या भाईचारा। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज बाय सोरियो इन फिगर 1, और इस चैप्टर में हम सारे के सारे इश्यूज को पढ़ेंगे जो उनके द्वारा सोचे गए। ड्यूरिंग द 19th century, नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज ए फोर्स which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. 19th century के दौरान नेशनलिज्म इमर्ज्ड, कोई भी चीज सामने आई है एकदम से उभर के उत्पन्न हुई है, क्या होगा, वो इमर्ज होगा। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, इमर्ज्ड उभर कर सामने आया, एज ए फोर्स बिल्कुल ताकत के साथ, विच ब्रोट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस, एक वर्ड है स्वीपिंग। आप घर में क्या करते हो, स्वीप, तो स्वीपिंग का मतलब यहां से विस्तृत, क्या है, विस्तृत। विस्तृत मतलब जो चारों तरफ फैले हुए हो। तो अगर हम 19th सेंचुरी के दौरान की बात करें तो नेशनलिज्म ना एकदम से उभर के आया, और इस नेशनलिज्म की भावना ने कौन से चेंजेस लाए, विस्तृत चेंज लाया लोगों के सामाजिक जीवन में और मेंटल जीवन में। मेंटल मतलब मानसिक। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट। द एंड रिजल्ट, और इसका एंड रिजल्ट क्या था, इन चेंजेस का एंड रिजल्ट क्या हुआ, वॉज द इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट। यानी इमरजेंस यानी फिर से कौन उभरे, नेशन स्टेट। यानी जो स्टेट्स कब्जाए गए थे, इधर उधर फैले पड़े थे, उनको क्या बनाना था, नेशन स्टेट्स बनाना था, उन्हें अलग आइडेंटिटी प्रदान करनी थी। इन प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, आप समझ रहे हो, उनको क्या बनाना था, नेशन स्टेट। किसकी जगह, मल्टी नेशनल, मल्टी नेशनल, आगे डायनेस्टिक, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। आप देख लो, इससे ही समझ जाओ, ठीक है। तो अगर एक इसने सबको मिला के इस पे राज करना शुरू कर दिया, तो तभी तो आया मल्टी। अब इनको आज़ाद करा के इसकी अलग अलग आइडेंटिटी सुनिश्चित करना था, किसके द्वारा, नेशनलिज्म के द्वारा, नेशनलिज्म के द्वारा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। अगर यूरोप में बात करें बहुत लंबे समय से, बहुत लंबा सेंटेंस है लेकिन इसको तुम फ्रेगमेंट्स में समझो। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट। कॉन्सेप्ट मतलब पूरा का पूरा आधार, एंड प्रैक्टिसेस और परंपराएं। अगर मॉडर्न स्टेट की बात करें, किसके नाम पे, आधुनिक स्टेट के नाम पे, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे, सारे जो परंपराएं थी, इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल,
आप समझ रहे हो? सेंट्रलाइज्ड पावर्स, सेंटर वाली पावर, यानी एक जगह से कंट्रोल करती थी किसको? सॉवरन कंट्रोल, यानी कि सॉवरन का मतलब हो गया किससे? स्पेलिंग क्या है? SOVEREIGN है ना, REI। ये राजा से संबंधित होता है, राज्य से संबंधित होता है, ठीक है। एक वर्ड दे देता हूं तुम्हें। जब एक सेंट्रलाइज ताकत इतनी बड़ी हो जाए कि जो वहां पर बैठा है, जो सरकार चला रहा है, उसको भी कंट्रोल करने लगे, तो सॉवरन का मतलब अगर हम देखें, महाराज, शासक, सम्राट, तो ये किससे कंट्रोल होने लगा? सेंट्रलाइज पावर्स के द्वारा कंट्रोल। और ये आया हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, और ये भावना जो है ना बहुत लंबे समय से पनप रही थी। बट ए नेशन स्टेट वॉज वन। अब देखो इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी ये वाली 3 लाइन। लेकिन अगर वन नेशन की बात करें, नेशन स्टेट की बात करें, नेशन स्टेट एक तरफ ये था जिसमें सॉवरन कंट्रोल हो जाता था पूरा का पूरा, यानी महाराज को या शासक को कंट्रोल किया जाता था किसके द्वारा? सेंट्रलाइज्ड पावर्स के द्वारा, सेंट्रलाइज्ड पावर्स के द्वारा। और ये बहुत लंबे समय से इसी तरीके की जो पावर्स है वो पनप रही थी। लेकिन वन स्टेट, इसका नेशन स्टेट का मतलब देखो क्या था? नेशन स्टेट का मतलब था इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इन इट्स रूलर्स। इसका मतलब था कौन मायने रखेगा? मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, यानी नागरिकों का जो मेजोरिटी है वो मायने रखेगी, ना कि रूलर्स की। केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। अब देखो 2-3 चीजें आई हैं। केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, एक वर्ड से मतलब समझने की कोशिश करते हैं, कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। दूसरा शब्द जो कि इसमें आया है शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। अच्छा, कॉमन का मतलब क्या है? डिसेंट का मतलब मैं अगर तुम्हें बताऊं, इससे ये परंपरा से होता है या विरासत से होता है? हिस्ट्री से आप समझ सकते हो, इतिहास। तो ये जो भावना है ना, इसने शेयर्ड हिस्ट्री, कॉमन आइडेंटिटी, इसने एक भावना विकसित की। कॉमन का मतलब है साझा, साझा मतलब जो मेरा भी है और तुम्हारा भी, उसी से तो एक बनोगे। अगर उसमें ही तुमने अलग अलग चीज़ें एंटर करा रखी हैं तो फिर एक नहीं हो पाओगे। तो इस सेंस ने, नेशनलिज्म वाले सेंस ने क्या उत्पन्न किया? कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री, यानी हमारी जो हिस्ट्री है वो एक ही है। या डिसेंट यानी विरासत, हमारा जो विरासत है पूरी की पूरी वो एक है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। कॉमननेस साझापन, कॉमननेस मतलब साझापन। और ये जो साझापन है ना, इमेमोरियल, प्राचीन, अति प्राचीन, बहुत पुराना। और ये जो साझापन है वो ज़्यादा बहुत लंबे समय से विकसित नहीं हुआ था, बल्कि इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स, बल्कि इसका जो विकास हुआ था ये स्ट्रगल्स के द्वारा हुआ। फोर्ज होता है ना, एक वर्ड आता है इसका, फोर्ज। फोर्ज का मतलब होता है गढ़ना, विकसित करना। वैसे एक वर्ड होता है फोर्ज्ड, अगर इसमें डी लगाओगे, मतलब इसमें नहीं उसमें भी। फोर्ज का मतलब नकली बनाना भी होता है। फोर्ज्ड सिग्नेचर होते हैं, जाली सिग्नेचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है विकसित करना। और ये जो विचार था, ये पूरा का पूरा जो सेंस था, ये बहुत लंबे समय से नहीं था, बल्कि ये किससे आया था? स्ट्रगल से आया था। ये अति ऐसा कुछ नहीं था परंपरागत ये पहले से चला आ रहा है, नहीं। इन्होंने, लोगों ने जो स्ट्रगल किया उससे आया, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स, जो लीडर्स ने एक्शंस लिए, जो काम किए, एंड द कॉमन पीपल, और आम जनता के द्वारा ये पूरा का पूरा सेंस उत्पन्न हुआ। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस
इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाइवर्स का मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं थ्रू विच नेशन स्टेट्स, जिसके द्वारा नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग, केम इनटू बीइंग, कम इनटू बीइंग, अस्तित्व में आना। तो हम डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ेंगे, डिस्टिंक्ट, अलग अलग, ठीक है, डाइवर्स इन 19th सेंचुरी यूरोप, जिसके कारण जो नेशनलिज्म था किस किस तरीके से वो किस में आया, किस में आया, अस्तित्व में आया। और कब आया, इन 19th सेंचुरी यूरोप, ठीक है। इसे तुम्हें पढ़ के आना है और कल चलेगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस।